इंडियन ओशन पर जिसका कंट्रोल होगा उसी का एशिया में दबदबा होगा। 20वीं सेंचुरी में ये ओशन दुनिया के 7 समुद्रों का बेस है। पूरी दुनिया की डेस्टिनी आने वाले समय में यही ओशन तय करेगा। ये लाइन है अमेरिका के नेवी अफसर और हिस्टोरियन अल्फ्रेड थ्रेयर की। जी हाँ दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन ओशन की पूरी दुनिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे में भारत के लिए भी इस ओशन की कितनी ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होगी आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन ओशन के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताते हैं। इंडियन ओशन नॉर्थ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, वेस्ट में ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट में चीन, सुंडा आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया है। वहीं साउथ में साउथ पोलर ओशियन से घिरा हुआ है। हिंद महासागर, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट को जोड़ता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाटर बॉडी है जिसमें अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट वाटर का 20% वाटर अवेलेबल है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो भारत के नाम पर है, इसलिए हमेशा से ही इंडियन ओशन इंडिया के लिए सेंटर पॉइंट रहा है। जी हाँ, भारत का लगभग 78% इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन ओशन के जरिए ही किया जाता है। इंडिया के रिसोर्सेज की एक बड़ी मात्रा भी इसी ओशन से मिलती है। भारत की नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का 2/3 इंडियन ओशन की अलग अलग ब्रांच से ही आता है। भारत के कुल फिश प्रोडक्शन का लगभग 60% इंडियन ओशन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आता है। यह ओशन ग्लोबल बिजनेस के इंटरसेक्शन पर लोकेटेड है, इसलिए यह नॉर्थ अटलांटिक और एशियन पैसिफिक रीजन में लोकेटेड बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज को जोड़ता है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है दोस्तों क्योंकि आज के दौर में ग्लोबल शिपिंग बढ़ रही है। इंडियन ओशन नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। वर्ल्ड के ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन का 40% इंडियन ओशन के फुट हिल्स में ही होता है। वहीं दुनिया के क्रूड ऑयल के बिजनेस का लगभग 90% इंडियन ओशन के चौक पॉइंट के रूप में जाना जाने वाला 3 नैरो वाटरवेज के रास्ते से पहुंचाया जाता है। इसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में लोकेटेड हॉर्मुज स्ट्रेट भी शामिल है, जो फारस की खाड़ी से इंडियन ओशन तक एकमात्र समुद्री मार्ग है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है दोस्तों। इसमें इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए और भी बढ़ जाती है। और आपको बता दें कि वर्ल्ड का 15% फिशिंग बिजनेस इंडियन ओशन से ही होता है। माना जाता है कि इंडियन ओशन के फुटहिल एंड कोस्टल सिल्ट में कई मिनरल्स हैं जैसे निकल, कोबाल्ट, लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना, टाइटेनियम, जिरकोनियम और टिन। भारत उन देशों में से है जिसने गहरे समुद्र से मिनरल्स निकालने की टेक्निक डेवलप की है। भारत के पास इंडियन ओशन में 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के भीतर खनिजों का पता लगाने का राइट है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन ओशन पिछले कुछ सालों से भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। भारत इंडियन ओशन से 3 तरफों से घिरा हुआ है। इस ओशन से जुड़े श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों में इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे में ये देश भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2008 में समुद्र के रास्ते मुंबई से आतंकवादी हमला होता है जिसमें 164 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। जिसके बाद से भारत लगातार अपने समुद्री सीमाओं को लेकर बहुत ही अवेयर रहा है। भारत ने अपनी सिक्योरिटी और पीस के लिए सी डिप्लोमेसी की तरफ ध्यान देते हुए 2015 में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर प्रोग्राम की शुरुआत की थी। सागर पॉलिसी के जरिए भारत इंडियन ओशन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रैटेजिक रूप से काफी पिछड़ रहा था। इंडियन ओशन चीन और अमेरिका की टसल का भी रीजन बन गया दोस्तों। जी हाँ, वहीं चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव के मराव पोर्ट और बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट, म्यांमार तक अपने समुद्री प्रभाव का विस्तार किया है। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देश में भी अपना विस्तार किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ईस्टर्न इंडियन ओशन के मैक्सिमम एरिया में ब्रिटेन का कब्जा था। इस कारण इंडियन ओशन को ब्रिटेन की लेक भी कहा जाता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियन ओशन के रीजन से ब्रिटेन का दबदबा खत्म होने लगा। 1966 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के पास अपने नौसैनिक अड्डों को समाप्त करने की घोषणा कर दी, तब से ये रीजन वर्ल्ड पावर्स की राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ब्रिटेन के बाद से अमेरिका ने 1949 से इस एरिया में अपना पैर पसार लिए हैं। 1966 में एक ट्रीटी के बाद ब्रिटेन ने अमेरिका को डिएगो गार्सिया अड्डे को डिफेंस के एरिया में डेवलप करने के लिए दे दिया था। इस आइलैंड को अमेरिका अपने इंपॉर्टेंट नेवी ठिकाने के रूप में डेवलप कर रहा है। इस अड्डे का विस्तार करके अमेरिका एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। रूस भी लगातार 1967 से ही इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ बनाए हुए है। उनके लगभग 20 से 40 जहाज लगातार इस रीजन में मौजूद रहते हैं। हालांकि रूस ने कोई भी नौसैनिक अड्डा नहीं बनाया है। इसके अलावा हमने आपको पहले ही बता दिया है कि चीन भी अब इस एरिया में लगातार अपना
विस्तार कर रहा है। इन्हीं चिंताओं के कारण भारत इंडियन ओशन रीजन को पॉलिटिकल स्ट्रगल का अड्डा बनाने के बजाय शांति का क्षेत्र बनाए जाने के पक्ष में रहा है। भारत के प्रयासों से 1971 में यूनाइटेड नेशन के सेशन में इंडियन ओशन को पीस जोन डिक्लेयर करने से रिलेटेड मैनिफेस्टो एक्सेप्ट किया गया, जिसमें बड़े नेशन से ये रिक्वेस्ट की गई कि वह अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को इस प्रकार न चलाए कि जिससे किसी कोस्टल कंट्री की फ्रीडम खतरे में पड़ जाए। भारत हमेशा से इस बात का समर्थन करता है दोस्तों कि इंडियन ओशन को पीस जोन डिक्लेयर कर दिया जाए और एटॉमिक और दूसरे वेपन्स ना लगाए जाए। कई देश यहाँ पर अपनी आर्म फोर्स और वेपन ना रखें। इन तरीके से ही इंडियन ओशन का रीजन पीस जोन बन पाएगा और सभी कंट्रीज के लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा। दोस्तों चलिए अब आपको इंडियन ओशन के जरिए होने वाले सी ट्रेड की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बता देते हैं। इंडियन ओशन में पहला सी ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया के ऑस्ट्रोनेशियन लोगों द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहले ओशन में जाने वाले जहाजों का निर्माण किया था। उन्होंने 1500 BC तक साउथ इंडिया और श्रीलंका के साथ ट्रेड रूट बनाए, जहां से उन्होंने मटेरियल कल्चर के आदान प्रदान की शुरुआत की, जिसमें ऑर्टिगर बोट्स, लैश लग और स्विन प्लैंक बोट्स और खेती के सामान शामिल थे। इंडोनेशियाई लोग ईस्ट अफ्रीका के साथ मसाले, मेनली दालचीनी, केसर का ट्रेड करते थे। ये ऑर्टिगर बोट्स का उपयोग करते हुए और हिंद महासागर में पश्चिमी हवा की मदद से सेलिंग करते थे। ये ट्रेड रूट धीरे धीरे अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला तक एक्सपैंड हुआ, जिसके चलते आगे चलकर ऑस्ट्रोनेशियन लोगों द्वारा मडागास्कर में कॉलोनीज बसा ली गई। ये ट्रेड रूट लंबे समय तक चलता रहा और बाद में सी सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा। क्लासिक एरा के समय दोस्तों इंडियन ओशियन में अलग एम्पायर भी ट्रेड किया करते थे, जैसे पर्सिया में अकेमेनिड एम्पायर, भारत में मौर्य साम्राज्य, चीन में हैन डायनेस्टी, रोमन एम्पायर शामिल थे। इस समय सिल्क, सोने, चांदी, मसालों का खूब ट्रेड होता था। इस समय इंडियन ओशियन के रास्ते ट्रेड के साथ रिलीजन का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म भारत से साउथ ईस्ट एशिया में फैल गए, जो कि मिशनरियों द्वारा नहीं बल्कि बिजनेसमैन द्वारा लाए गए थे। बाद में इस्लाम 700 ईस्वी में इसी तरह फैल गया। मिडिवल एरा के दौरान ट्रेड इंडियन ओशन के बेसिन में पनपा। इस दौरान अमीर मुस्लिम शहरों ने कीमती सामानों की भारी मांग को प्रोड्यूस किया। इस बीच चीन में तांग और सांग राजवंशों ने भी सी ट्रेड को काफी प्रमोट किया। सांग रूलर्स ने नॉर्थ फेस पर समुद्री डकैती को कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल नेवी भी बनाई थी। अरबों और चीनियों के बीच कई मेन एम्पायर बड़े पैमाने पर सी ट्रेड पर बेस्ड थे। 1405 में चीन के नए मिंग डायनेस्टी और योंगल एम्परर ने इंडियन ओशन के चारों ओर कई सारे ट्रेड पार्टनरशिप भी किए। 1497 से 98 के दौरान वास्को डा गामा के जरिए पोर्तुगीज ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से इंडियन ओशन के लिए एक नेवी रूट की खोज की। वहीं पुर्तगालियों ने बिजनेसमैन के बदले समुद्री डाकुओं के रूप में इंडियन ओशन के व्यापार में एंट्री ली। उन्होंने मॉडर्न वेपन का प्रयोग करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट और साउथ चाइना में मकाऊ जैसे पोर्ट वाले शहरों को जब्त कर लिया। पुर्तगालियों ने लोकल प्रोड्यूसर्स और फॉरेन बिजनेसमैन के जहाजों को लूटा और फोर्सफुली उनसे छीन भी लिया। 1602 में इंडियन ओशन में एक और क्रूर यूरोपीय पावर दिखाई दी, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। 1608 में ब्रिटिश अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ गए, जिसने ट्रेड रूट पर कंट्रोल के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी चुनौती दी। जैसे ही यूरोपीय पावर्स ने एशिया के इंपॉर्टेंट पार्ट्स इंडोनेशिया, भारत, मलाया और साउथ ईस्ट एशिया पर पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ और उन्हें कॉलोनीज में बदला, वैसे वैसे ही दोनों के बीच में बिजनेस बंद हो गया, व्यापार भंग होता गया और माल तेजी से यूरोप में जाने लगा। वहीं ईस्ट एशिया का बिजनेस एम्पायर खराब होता गया। पाकिस्तान के कराची का बारबरिकम, बांग्लादेश का सेनागोरा, बैरिगाजा, केरल में मुजिरिस, कोरकाई, कावेरी पट्टनम और अरिका मेदू के पोर्ट इंडियन ओशन का मेन ट्रेड सेंटर हुआ करता था। तो दोस्तों हमने आपको इंडियन ओशन के आज से लेकर पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको कई नई जानकारियां मिली होंगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।